हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि कार्य नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो किन कंडीशंस में होते हैं। इसके साथ साथ इसके बेस में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और एक न्यूमेरिकल भी आपका डिस्कस किया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो आपका एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ पेयर ऑफ बुलक exerts a force of 140 न्यूटन on a floor। क्या कहा गया है कि एक बैलों का जोड़ा है, वो क्या करता है, वो खेत पर बल लगाता है, फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? 140 न्यूटन। 140 न्यूटन का वो क्या करता है? बल लगाता है। द फील्ड बीइंग प्लोड इन 15 मीटर लॉन्ग। अब क्या है, जब खेत को जोता जाता है तो वो 15 मीटर लंबाई में जोता जाता है। हाउ मच वर्क इज डन इन फ्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। आपसे ये कहा गया है कि जब खेत की लंबाई को जोता जाएगा तो उसे जोतने में कितना कार्य होगा। बैलों की एक जोड़ी एक हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता जा रहा खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बेसिकली आपको खेत की लंबाई दी गई है, खेत की लंबाई आपको दिया है, साथ ही साथ कितना बल लगता है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना बल लगता है, ये आपको दिया है। तो आपको कार्य निकालना, ठीक है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे फोर्स exerted by a pair of bullocks equals to 140 न्यूटन। यानी बैलों के एक जोड़े के द्वारा लगाया गया बल यानी F का आपको मान दिया गया है। कितना है F का मान? 140 न्यूटन। नेक्स्ट आपको खेत की जो है लंबाई दी गई है, ठीक है। आप लिखेंगे खेत की लंबाई लेंथ ऑफ फील्ड, ठीक है। L कितना दिया है आपका? 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, सबसे पहले इसे नोट करें। यहाँ पे आपको F का मान दिया गया है और खेत की लंबाई दी। क्या कहा गया है? क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहा गया है कि जो खेत है, मान लीजिए ये खेत है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 15 मीटर। अब क्या हुआ कि बैल का
पेयर था, बैलों का ग्रुप था, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हल लगा रहा है इस तरीके से। ठीक, हल लगाते हुए वो कितना बल लगाता है ये भी आपको दिया गया है। अब जब बैल इधर से इधर यानी ए एंड से बी एंड की ओर, ए छोर से बी छोर की ओर जाता है, तो वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, बल लगा रहा है और उस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे जो लंबाई है वही क्या है, आपका विस्थापन। ठीक है, तो जो आपकी खेत की लंबाई है, खेत की लंबाई, क्योंकि खेत की लंबाई में क्या हो रहा है, हल लगाया जा रहा है। ठीक है, खेत की लंबाई में हल लगाया जा रहा है, और वही क्या है, विस्थापन है। वही क्या है, वही विस्थापन है। ठीक है, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट यानी एस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जो खेत की लंबाई है, लेंथ ऑफ फील्ड, वो है बराबर विस्थापन के यानी डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 15 मीटर का। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बैलों के द्वारा कार्य कितना किया गया है। ठीक है, तो कार्य बराबर यानी वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स कितना है आपका, 140 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 का। ठीक है, 15 का। सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जूल में आ गया है, यानी जो आपका वर्क आया है वो 2100 जूल आया है। यानी आप लिखेंगे बैलों के द्वारा खेत में 2100 जूल का कार्य किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो है आपका ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा यानी एनर्जी। अब जैसे कि हमने इस लेक्चर के या जो आपके चैप्टर था इसके स्टार्टिंग में देखा था कि हम जो भी कार्य होता है वो ऊर्जा के कारण ही कर पाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और इसी एनर्जी के कारण हम कार्य कर पाते हैं। इसी तरीके से हमने बात की थी जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी जो वाहन होते हैं, वाहनों में भी आपको डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जैसे जो है जो आपके पदार्थ है उनकी आवश्यकता होती है, जिनके कारण जो है इनको या इन वाहनों को ऊर्जा प्राप्त होती है और वो चल पाते हैं और अपना कार्य कर पाते हैं। तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है विद्युत ऊर्जा की बात की थी। विद्युत ऊर्जा के कारण ही आपके अनेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, अलग अलग जो युक्तियां हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, ये सब कार्य करते हैं। अगर विद्युत ऊर्जा ना हो तो ये कार्य नहीं करते। तो यानी हमें एक बात समझ में आई कि जो कार्य है, कार्य के होने किसके कारण होता है, ऊर्जा के कारण। यानी ऊर्जा ही वह युक्ति है या वह चीज है जिसके कारण कार्य हो पाए। ऊर्जा के अनेकों स्रोत हैं, जैसे हमने बात करी कि मानव शरीर या जो भी जानवर होते हैं उनका भोजन जो होता है वो उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। इसी तरीके से वाहनों के लिए डीजल, पेट्रोल,
ये ऊर्जा के स्रोत हैं। बिजली जो है आपकी ट्रेनों, आपके जितने भी टीवी है, फ्रिज है, इनके लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत। लेकिन अगर हम बात करें इन सभी ऊर्जा का, तो एक अल्टीमेट जो सोर्स है उसे हम कहते हैं सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है। जैसे जब भी हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, कोयले की, तो हमें पेट्रोल डीजल कोयला कैसे मिलता है, जो है मिलियंस ईयर्स पहले, यानी करोड़ों वर्ष पहले जो है, जो आपके जानवर थे, पेड़ पौधे थे, वो दब गए। दबने के कारण क्या हुआ, अंदर जो है धरती के अंदर दबे, उस पर प्रेशर लगा, हीट हुई उत्पन्न, जिसके कारण वो कोयले जो है पेट्रोल डीजल में परिवर्तित हो। अगर हम कोयले पेट्रोल डीजल का जो है मेन, जो इसका कारण क्या है आपका, पौधे, जानवर। और पौधे जो है खाना बनाते हैं, आप जानते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, जिसमें जो है सूर्य की रोशनी बेहद इंपॉर्टेंट हो। यानी जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनका भी ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपका सूर्य। अब उन पौधों से हमें भोजन मिलता है, जानवरों को भोजन मिलता है, हम जो है पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है। तो हमें भी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, पौधों से, और पौधों को कहाँ से मिल रही है, सूर्य से। यानी सूर्य ही क्या है, हमारी ऊर्जा का स्रोत। और जो है सैकड़ों करोड़ों करोड़ों साल पहले जो आपके जितने भी जीव दबे, तो उनका भी ऊर्जा का स्रोत क्या था, सूर्य। यानी हमारी इस पृथ्वी पर अधिकांश जो ऊर्जा है, या हम कहें लगभग सारी ही जो ऊर्जा है, इनका स्रोत सूर्य है, यानी आपका सन है। तो सन क्या है, सूर्य क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है ऊर्जा का, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है, जिसके कारण ही जो है हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा। अब हमारे पास जो ऊर्जा होती है, जैसे हमने बात करी थी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा रहती है, हम अपना पूरा काम अच्छे से कर पाते हैं। कई बार आप जैसे कभी उपवास रखते हैं, या आप कई बार टाइम से खाना नहीं खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको वीकनेस या कमजोरी महसूस होती है, आप काम नहीं करते। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वो हमारी ऊर्जा का स्रोत। इसी तरीके से अगर आपके वाहनों में पेट्रोल डीजल ना हो, जैसे कार में पेट्रोल या डीजल ना हो, या आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल ना हो, तो आपका वाहन चलता है। यानी उसका जो कार्य है, जो वाहन है, उनका कार्य किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ऊर्जा के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी वस्तु होती है जो एनर्जी को पोजेस करती है, जिसपे एनर्जी या ऊर्जा होती है, उसी के कारण वो कार्य कर पाती है, ठीक है। उसी के कारण क्या कर पाती है, वो कार्य कर पाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य है, ठीक है, कार्य करने की जो कैपेसिटी है वही ऊर्जा कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्य ऊर्जा आपस में एक दूसरे से लिंक है, और ऊर्जा जो है ऊर्जा के कारण ही आप कार्य कर पाते हैं। या अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य हम तभी कर सकते हैं जब ऊर्जा हमारे पास है, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो कैपेसिटी है वही आपकी ऊर्जा कहलाती है, यानी एनर्जी कहलाती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो ऊर्जा यानी एनर्जी होती है और जो आपका कार्य है, दोनों का यूनिट सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ऊर्जा का जो है ऊर्जा के कारण ही कार्य होता है, या ऊर्जा ही जो मेन चीज है जिसके कारण क्या होता है, आपका वर्क होता है या वर्क किया जाता है। ठीक है, तो दोनों की आपकी यूनिट भी सेम है, जो कि क्या है, आपकी जूल। ठीक है, the energy possessed by an object thus measured in terms of capacity to do work। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो किसी भी वस्तु की ऊर्जा को हम किस तरीके से माप सकते हैं कि वो कितना कार्य कर सकता है। जितना अधिक कोई कार्य कर सकता है उसकी उतनी अधिक क्या होती है, ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत लंबे टाइम तक जो है कोई किसान है, बहुत लंबे टाइम तक वो अपने खेतों में क्या कर रहा है, उसको जो है जोत रहा है, या अपने जानवरों को उसको जोतने में लगा है।
तो वो काफी लंबे टाइम तक 1 घंटा 2 घंटे तक वो लगातार कार्य कर पा रहा है और वो थकता नहीं। तो हम ये कहते हैं, नॉर्मल भाषा में यही कहते हैं कि उस किसान में काफी ऊर्जा। या मान लीजिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं और आप उसे काफी तेजी से करते हैं और काफी लंबे समय तक कर पाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपके अंदर जो है ऊर्जा काफी है। तो यहाँ पे जो है ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपके कार्य से जो है कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वही आपकी एनर्जी कहलाती है। The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो यूनिट है वो वही है जो कार्य की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य है और ऊर्जा है उनकी यूनिट सेम है, जो कि क्या है, जूल है। अब अगर हम 1 जूल ऊर्जा की बात करें तो 1 जूल ऊर्जा क्या है, 1 जूल ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण 1 जूल कार्य हो सकता है। यानी 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण 1 जूल कार्य हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी की, यानी ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, आपके अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब अगर हम ऊर्जा की बात करें तो हमें ऊर्जा अनेकों प्रकार से मिलती है, जैसे कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यानी जिसे आप क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बेसिकली यहाँ वह ऊर्जा है जो मोशन या गति के कारण आपको प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु चल रही, या हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। डैम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए डैम है और डैम में क्या होता है, पानी को हम बहुत ऊंचाई से जो है नीचे फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकते हैं। उसके बाद डैम क्या करता है, डैम में क्या होता है, फिर वो पानी आगे जाता है और वहां पे जो टरबाइन लगे होते हैं, ठीक है, टरबाइन्स लगे होते हैं, उनको क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक। अब क्या हुआ कि जो ये तेजी से पानी गिरा था, इन्होंने क्या किया, टरबाइन को मूव करा। तो टरबाइन मूव हुई क्यों, यांत्रिक ऊर्जा के कारण, यानी मैकेनिकल एनर्जी के, ठीक है। अब अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी के हमारे 2 प्रकार की ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। एक है आपकी गतिज ऊर्जा, दूसरी है आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक है गतिज और दूसरी क्या है, स्थितिज, यानी आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे कि हमने डैम की बात करी, डैम में क्या होता है, डैम में पानी को एक ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। अब डैम में जब पानी को एक ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इस पे ऊर्जा होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ डैम के केस में पानी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, ठीक है, एक ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई के कारण पानी में जो ऊर्जा है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, वह ऊर्जा जो स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपकी वस्तु है या जो भी आपकी चीज है उसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर पानी की स्थिति क्या है कि वो जो है पृथ्वी से या जो आपकी सतह है उससे ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई के कारण उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। अब क्या होता है, पानी नीचे गिरता है, पानी नीचे गिर रहा है तो आपका क्या होता है, ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लग जाती है, ठीक है। अब अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें या काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जैसे कि आप गतिज शब्द से समझ सकते हैं, गतिज यानी गति, गति यानी
आपकी चाल, यानी वह ऊर्जा जो चाल के ऊपर निर्भर करती है, जो गति के ऊपर, वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर निर्भर करती है, वही आपकी गतिज ऊर्जा हो। तो यहाँ पर जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो ऊपर क्या थी, स्थितिज ऊर्जा, नीचे गिर रहा है यानी फ्लो कर रहा है, यानी वो गतिमान है, चल रहा है। तो यहाँ पे गति के कारण जो ऊर्जा पानी में आई वही आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, अगर हम बेसिकली पढ़े तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी स्थिति या पोजीशन के ऊपर निर्भर करती है। वहीं अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा स्पीड, चाल के ऊपर निर्भर करती है। जो भी वस्तु गतिमान है, चल रही है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और वह वस्तु जो कि किसी पर्टिकुलर जो है पोजीशन में है, स्थिति में है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, या अगर हम हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसके अनेकों स्रोत हैं। ठीक है, सूर्य एक इसका बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आपकी जो आग है वो इसका स्रोत है। तो यानी वह ऊर्जा जो हमें ऊष्मा या हीट देती है, ऊष्मा प्रदान करती है, वही ऊर्जा आपकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है। हीट के कारण जो ऊर्जा होती है वही ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। अब हमने क्या कहा, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो आपका खाना है, जो भोजन है, उसमें जो ऊर्जा है वो केमिकली या रासायनिक रूप से जो है वहां पे स्टोर है। तो जो हमें खाने से ऊर्जा मिलती है वही आपकी क्या हो गई, केमिकल एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम बैटरी की बात करें, सेल की बात करें, तो सेल या बैटरी में भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ पर ऊर्जा केमिकली या रासायनिक रूप में होती है। अब जब आप बैटरी या जो आपका सेल है उसे आप सर्किट से जोड़ते हैं, किसी परिपथ से जोड़ते हैं, तो आपने देखा है कि उससे क्या होता है, करंट फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होती है सेल या बैटरी में, वो केमिकल फॉर्म में या रासायनिक रूप से जो है स्टोर होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, जिसे हम बिजली के रूप में जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानते हैं, और इसी के कारण आपके जितने भी टीवी है, फ्रिज है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सब इसी के कारण चल पाते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी। तो वह एनर्जी, वह ऊर्जा जो हमें प्रकाश के रूप में मिलती है, जैसे हमें सूर्य से मिलती है, बल्बों से मिलती है, आपकी जो है आग से मिलती है, तो वहां से हमें लाइट एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो ये क्या है, आपके प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अलग अलग ऊर्जा के प्रकार दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी है, चुंबकीय ऊर्जा, तो चुंबकीय ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, जो चुंबक के कारण है। चुंबक के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वही चुंबकीय ऊर्जा है। बेसिकली यहाँ पे आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसी प्रक्रिया, ठीक है, आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहते हैं कि चुंबकीय ऊर्जा। ठीक है, जैसे मैग्नेट हो गया, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक हो गया, उसमें भी आपकी चुंबकीय ऊर्जा होती। नेक्स्ट आपकी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केमिकल्स हैं, उनमें कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा। खाने में ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, रसायन के फॉर्म में, केमिकली स्टोर होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी, जो आपको हीट के कारण मिलती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा। ठीक है, थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, यानी जो आपको हीट या ऊष्मा के कारण मिलती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं,
ठीक है, गर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टोव के ऊपर रखते हैं, जो आपका गैस स्टोव है उसके ऊपर रखते हैं और पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी को हम क्या दे रहे हैं, ताप्य ऊर्जा। ठीक है, जिस कारण उसमें क्या हो जाती है, वो हीटेड हो जाता है या गर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। अब इस पेड़ में क्या है, अनेकों सेब है। ये सेब कहाँ पर है, आपके पेड़ के ऊपर यानी सतह से ऊंचाई पर, एक स्थिति पर मौजूद है। तो ये क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा, यानी अभी फलों पे या वह फल जो पेड़ों पे लगे हैं उन पे जो ऊर्जा होती है वह आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। और इसी तरीके से जब फल पेड़ से नीचे गिरते हैं तो एक स्पीड एक्वायर करते हैं, एक चाल उनकी हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा, जो कि नाभिकीय संलयन या नाभिकीय जो आपका न्यूक्लियर जो है आपका न्यूक्लियस के कारण जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वो आपकी होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विघटन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि आपको किससे मिलती है, आपको सेल या बैटरी के माध्यम से मिलती है। तो ये आपके अनेकों जो है जो अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली दो प्रकार की ऊर्जा की बात करेंगे। एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। अब जैसे कि हमने बात करी कि जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है या स्पीड में होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। जैसे कि आपने क्या किया, एक बॉल लिया, ठीक है, बॉल लिया और आपने क्या किया, एक बॉल को जोर से फेंका, तो वह बॉल जो जिसे आपने फेंका है वो जो है चल रही है, गतिमान है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। वह एनर्जी या वह ऊर्जा जो चाल के कारण होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। आपने क्या किया, एक ब्लॉक लिया और उसके नीचे क्या किया, पहिए लगा, उसको हमने एक रस्सी के माध्यम से पुल्ली पर लपेटा और उसके नीचे एक जो है हमने बेस रख दिया जिससे हम वेट रख सकते। अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भार नहीं रखा है, तो आपकी जो ये ब्लॉक है वो अपनी पोजीशन में रुकी हुई। अब हमने क्या किया, इसमें हमने भार डाला और भार डालने के कारण क्या हुआ, ये आपका मूव करने लगा, आगे की ओर गति करने लगा। ठीक, पहले कैसा था, ये रुका था, कुछ समय बाद यहाँ पे भार डालने के कारण क्या हुआ, ये जो रस्सी है वो खिंची, रस्सी खींचने के कारण आपकी जो ये वस्तु है वो गतिमान हो, यानी इस वस्तु पर क्या आया, आपकी गति। क्यों, क्योंकि ये गतिमान है, ठीक है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, इस कारण इसमें क्या हो गई, गतिज ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे पास एक बॉल है, हम उसे जोर से फेंकते हैं और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, गतिमान है, तो उसमें क्या है, गतिज ऊर्जा। मान लीजिए आपने क्या किया, जोर से बॉल फेंकी और वो कहीं पर जो है कहीं पे जो है कांच रखा है या आपके जो विंडोज होते हैं, जो आपकी खिड़कियां होती हैं, उन पे जो कांच लगी है उससे वो टकराया और क्या हुआ, वो कांच टूट गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि आपने जो है बॉल फेंकी, बहुत जोरों से बॉल फेंकी, बहुत जोर से बॉल फेंकी और वो क्या हुआ, वो आपके विंडो या जो आपकी खिड़कियां हैं, खिड़कियों की जो कांच है उससे टकराया और कांच टूट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बॉल तेजी से जा रहा था, यानी उस पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा। वो किससे टकराया, एक विंडो या एक जो आपके खिड़कियों के शीशे हैं उनसे टकराया।
शीशे टूट, इसके द्वारा क्या कार्य किया गया, एक गतिमान बॉल के द्वारा शीशे को तोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गतिमान बॉल है इसने क्या किया, शीशे को तोड़ा, तो ये क्या किया इसने, कार्य। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गतिमान वस्तु होती है वो कार्य करती है। जैसे हमने क्या कहा था कि डैम में हम क्या करते हैं, एक हाइट से पानी को गिराते हैं। ठीक है, अब वो पानी गिरती है तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में होती है। ठीक है, फिर वो नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब वो गतिज ऊर्जा में आ रही है यानी वो तेजी से आ रही है, बिल्कुल स्पीड से आ रही है। अब नीचे क्या लगे थे, टरबाइंस। ठीक है, मान लीजिए नीचे क्या लगे हैं, टरबाइंस लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे टरबाइंस है आपके। ठीक है, आपके टर्बाइंस लगे हैं और क्या हुआ, पानी इनके ऊपर पड़ा, इनके ऊपर पड़ा और ये क्या हुआ, टरबाइन ऐसे ऐसे करके घूमने लगे, मूव करने लगे। तो आप देख सकते हो कि पानी जो आ रहा है वो गतिज ऊर्जा में आ रहा है या वो तेजी से गति में आ रहा है और वो क्या कर रहा है, टरबाइंस को मूव करा रहा है। ठीक है, जो कि टरबाइन है वो मूव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एक ऊंचाई से गिरता हुआ पानी क्या कर रहा है, टरबाइन को मूव करा रहा है। एक बॉल है जो कि कांच की जो कांच है उस पे पड़ी। ठीक है, जो आपकी खिड़कियां हैं, कांच की खिड़कियां हैं, उन पे पड़ी और उसने क्या करा, कांच को तोड़। ठीक है, या पत्थर है, पत्थर आप जैसे कहीं पे अगर पत्थर लग जाता है तो क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो गतिज ऊर्जा है उसने कार्य किया। तो हमेशा जो भी वस्तु गति में होती है वो कार्य करती है। अब जितनी ज्यादा गति में वो होती है उतना ज्यादा वो कार्य करती है। मान लीजिए ये पानी बहुत आराम आराम से नीचे गिर, तो क्या टरबाइन मूव होंगे, होंगे थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम इस पानी को बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिराते हैं तो टरबाइंस आपके तेज से गति करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तेज से गति करते हैं या मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा क्या हो रहा है, कार्य किया जा रहा है और टरबाइन बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वाहन है। ठीक है, आपके पास कोई वाहन है और वो क्या कर रहा है, वो गतिमान है, वो चल रहा है। अब उसको क्या करना है, वो जो है ए बिंदु से चला। ठीक है, और उसे जाना है बी बिंदु पे। अब यहाँ की दूरी जो है मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है। अब जब ये वाहन गतिमान है यानी इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, ये चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। चलने लगी, धीरे धीरे करके आगे चली। ठीक है, अब जब वो आराम आराम से चलेगी तो वो बी बिंदु तक मान लीजिए कि वो 30 मिनट में पहुंचती। अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड चेंज जो है तेज कर दी। ठीक है, पहले उसकी जो स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हुआ, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब क्या हुआ, इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसकी स्पीड को इस तरीके से बढ़ा दिया गया कि ये इसने क्या किया, ये 20 मिनट में, ठीक है, इसने क्या किया, ये 20 मिनट में बी पोजीशन तक पहुंच गई। यानी इसने अपना कार्य जल्दी पूरा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कार्य जल्दी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि वह वस्तु जिसकी स्पीड या जिसकी जो है चाल ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चाल होगी उतना ज्यादा कार्य होगा या उतना जल्दी कार्य होगा। ठीक है, अब वह वस्तु जिनमें गति होती है, जो गतिमान होते हैं, जो चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वस्तु आपकी गतिमान होती है और इसमें जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, यानी एक गतिमान वस्तु एक गतिमान वस्तु जो है एक गति
अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एक गतिमान वस्तु कार्य करती है, यानी वह वस्तु जो गति में होती है वो क्या करती है, कार्य करती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, वह वस्तु जो ज्यादा तेजी से चलती है वह अधिक कार्य करती है, उसका कार्य क्या होता है, अधिक होता है। देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है, अगर कोई वस्तु बहुत तेजी से चल रही है वो ज्यादा कार्य करती है, वहीं उसी प्रकार की अगर कोई और वस्तु है वो बहुत धीरे से चल रही है तो उसके द्वारा जो कार्य होता है वो कैसा होता है, कम होता है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेसेस एनर्जी, वह वस्तु जो गतिमान होती है या जो गति कर रही है ऐसी वस्तुओं में क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। वी कॉल दिस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसी ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के उदाहरणों की। तो जैसे कि हमने बात करी, जब भी वस्तु गति में होती है, गतिमान होती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि आपकी एक मूविंग कार यानी एक गतिमान कार, या हम ये कह सकते हैं कार जो चल रही है। तो जो कार चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से कोई व्यक्ति चल रहा है, आप चल रहे हैं, तो आप अगर चल रहे हैं तो आप में कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी, आप पे जो एनर्जी है वो भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक बॉल है, एक बॉल है, आप क्या करते हो, उस बॉल को किक करते हो, अपने पैरों से उस बॉल को क्या करते हो, किक करते हो। अब जब आप उसे किक करते हो, ये बॉल है मान लीजिए, इसे आप किक कर रहे हो, तो किक करने के कारण क्या होता है, किक करा और किक करने के कारण क्या होता है, ये चलने लग जाती है। आपने बॉल ली, ठीक है, ग्राउंड में रखी, ग्राउंड में रखने के बाद आप आते हो तेजी से और फिर उसे क्या करते हो, किक करते हो। किक करने के बाद क्या होता है, बॉल तेजी से गति करने लग जाती है, तेजी से चलने लग जाती है। तो बॉल में कौन सी ऊर्जा आ गई, गतिज ऊर्जा। क्यों आई, आपने उसे किक करा, इस कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा आती है। नेक्स्ट है न्यूटन्स क्रैडल डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन बॉल इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम न्यूटन्स क्रैडल कहते हैं, ठीक है, इसका उपयोग एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है और ये देखा जाता है, एक इसमें आप जो है आपका जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको आप यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, एक्शन जो आपका एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं किस तरीके से गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आते हैं, या गतिज ऊर्जा किस तरीके से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग बर्ड यानी एक उड़ती हुई चिड़िया। अगर हम किसी उड़ती हुई चिड़िया की बात करें तो जब चिड़िया जो है वो उड़ रही है, चिड़िया जो है उड़ रही है तो वो क्या करती है, गति करती है, एक स्पीड में वो होती है, एक चाल में वो होती है। तो एक चिड़िया जो गति कर रही है, जो उड़ रही है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट अ रोलर कोस्टर, ठीक है, जो आपका रोलर कोस्टर होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक प्रकार का झूला होता है और इस झूले में लगी हुई जब आप बैठते हैं तो आप मूव करते हैं, तो ये भी क्या है, उदाहरण है काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि कोई भी वस्तु गति के कारण या मोशन के कारण पोजेस करती है या उसमें होती है। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के कुछ उदाहरण है। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by the object due to its motion, यानी
गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं में होती है, किसके कारण? गति के कारण। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे हम वस्तु की चाल बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी भी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा होती है किसी भी वेलोसिटी पे वो उसके कार्य के बराबर होती है, यानी वह कार्य जो उस पे किया गया है इस वेलोसिटी को या इस वेग को अटेन करने में या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो बच्चों आज हमने ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को जाना, ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हमने देखा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी है उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।